हेलो, दिस इज डॉक्टर उपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब आज जो है शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल के बारे में। अब इसमें जो है ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल की क्या स्पेशलिटीज है, क्या पेक्युलरिटीज है, या फिर जो है उसको स्टेबलाइजेशन कौन करता है, तो वो सब जो है वो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, वो सब पे जो है मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने वो ना देखे हो तो मेरे चैनल पे जाके शोल्डर जॉइंट बायोमैकेनिक्स प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, या फिर जो है उसका लिंक जो है उन सब वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां पे क्लिक करके देख सकते हो, या ऊपर आई बटन आएगा। अब आज जो है हम पढ़ेंगे ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल के बारे में। अब ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो होता है, जो ग्लिनोइड फोसा और हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच में बनता है, उसके आजू बाजू जो है कैप्सूल होता है। जैसे कि ये है ग्लिनोइड फोसा और फिर ये है हेड ऑफ ह्यूमरस। अब इसको जो है इसके आजू बाजू एक कैप्सूल होता है। ये जो कैप्सूल होता है ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल, वो लूज होता है, लूज कैप्सूल होता है, और लेकिन ये सुपीरियरली टाइट होता है। एंटीरियरली और इंफीरियरली जो है वो वीक होता है और लूज होता है। तो ग्लिनोह्यूमरल जो जॉइंट है इस तरह से पूरा कैप्सूल से कवर है। सुपीरियर पार्ट एकदम टाइट होता है, लेकिन जो एंटीरियर पार्ट है और इंफीरियर पार्ट है वो थोड़ा जो है वो वीक होता है। इसीलिए जो है शोल्डर जॉइंट के मोस्टली जो डिसलोकेशन है वो एंटीरियर या इंफीरियर डिसलोकेशन होती है। सुपीरियर डिसलोकेशन बहुत रेयर होती है। ज्यादातर जो है एंटीरियर और इंफीरियर डिसलोकेशन देखने को मिलता है। उसका एक रीजन ये भी है। So, the glenohumeral joint is surrounded by the large and loose capsule that is taught superiorly, जो ऊपर से एकदम टाइट होता है, and slack anteriorly and inferiorly, जबकि anteriorly और inferiorly जो है वो थोड़ा लूज होता है और वीक भी होता है वहां पे। The capsular surface area is twice that of humeral head and more than 2.5 centimeter of distraction of head from the glenoid fossa is possible in the loose pack position। अब होता क्या है कि ये जो ह्यूमरस हेड होता है उसके सरफेस एरिया से ट्वाइस एरिया होता है ये कैप्सूल का। तो कैप्सूल काफी बड़ा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो अगर ह्यूमरस को इस तरह से हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे जो है हमें पूरा फील भी होता है, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा जो है ह्यूमरस हेड ग्लिनोइड फोसा से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। जबकि सेम चीज अगर एसिटाबुलम और हेड ऑफ फीमर में देखें तो उसमें इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है जितना इसमें हो पाता है। और इसी की वजह से जो है शोल्डर जॉइंट जो है वहां पे मोबिलिटी ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। So, as a capsule is weak, it is reinforced by the certain structure। तो कैप्सूल जो है इंटीरियर इंफीरियरली तो वीक है और थोड़ा लूज भी है, इसलिए जो है ये सिर्फ जो है स्ट्रक्चर को ये कैप्सूल जो है इसको जो है रीइंफोर्स करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, और वो है स्टैटिक कैप्सुलर रीइंफोर्समेंट एंड डायनेमिक कैप्सुलर रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक कैप्सुलर रीइंफोर्समेंट। अब जब रेस्टिंग पोजीशन में है एकदम स्टैटिक, तो उस टाइम पे कोई मसल तो वर्क कर नहीं रही होती, इस तरह से आर्म रेस्टिंग पे है, तो उस टाइम पे क्या होता है कुछ कैप्सूल के लिए स्टैटिक स्टेबलाइजर्स या स्टैटिक रीइंफोर्समेंट होती है। वो है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, medial glenohumeral ligament and inferior glenohumeral ligament। अब होता क्या है कि जैसे ये पूरा जॉइंट बन रहा है, यहाँ पे ग्लिनोइड फोसा है और ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, तो यहाँ पे सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, फिर मीडियल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट होता है। और ये एक साइड पे ग्लिनोइड लैब्रम से अटैच होता है और दूसरी साइड ह्यूमरस से अटैच होता है। तो ये तीनों जो लिगामेंट है वो ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल को स्टैटिक रीइंफोर्समेंट देते हैं। उसके बाद डायनामिक रीइंफोर्समेंट, तो डायनामिक रीइंफोर्समेंट जो है वो बेसिकली मसल्स ही देंगे। तो यहाँ पे जो है रोटेटर कफ मसल्स जो है और उनके टेंडन्स जो है वो डायनामिक रीइंफोर्समेंट देते हैं। अब रोटेटर कफ मसल में 4 मसल आते हैं, सिट्स,
सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। तो ये जो है सिक्स, ये 4 मसल जो है वो डायनेमिक री-इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ये कैप्सूल को। अब उसके बाद जो है एक न्यू टर्म है रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। ये होता क्या है, अब इसे देखते हैं रोटेटर इंटरवल कैप्सूल को। तो रोटेटर इंटरवल कैप्सूल ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये शोल्डर के स्टैटिक स्टेबलाइजर में आता है। अभी हम आगे की वीडियो में जब शोल्डर स्टेबलाइजर्स देखेंगे उसमें ये आएगा भी। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, RIC। अब नाम से ही पता चलता है रोटेटर इंटरवल, रोटेटर मसल्स के बीच में कुछ इंटरवल मतलब गैप आया, रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। There is a bridge formed by the supraspinatus and subscapularis muscle tendon in the space between these two muscles। अब होता क्या है, रोटेटर कफ में 4 मसल होती हैं। ऊपर जो है सबसे ऊपर सुप्रास्पाइनेटस और फिर जो नीचे की तरफ देखा जाए तो सबस्कैपुलरिस होती है। तो होता क्या है कि सुप्रास्पाइनेटस और सबस्कैपुलरिस के बीच में एक ब्रिज बनता है। एक bridge is formed by the supraspinatus and subscapularis muscle tendon in the space between the two muscles certain। ये 2 मसल्स के बीच में जो भी स्पेस होती है वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, सुपीरियर कैप्सूल एंड कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ये 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है ग्लिनोइड फोसा होगा, यहाँ पे ह्यूमरस होगा। अब होता क्या है कि सुप्रास्पाइनेटस अटैच होता है इस तरह से और सबस्कैपुलरिस इस तरह से। तो बीच में जो है ब्रिज बनता है, स्पेस बनती है। उस स्पेस में क्या आता है, सबसे पहले सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद जो है सुपीरियर पोर्शन ऑफ कैप्सूल आएगा। यहाँ पे सबस्कैपुलरिस है, ये सुप्रास्पाइनेटस है, बीच में सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, सुपीरियर कैप्सूल का पार्ट आया। उसके अलावा यहाँ पे जो है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, जो कोरोकोइड प्रोसेस से लेके ह्यूमरस के साथ अटैच होता है वो। ये 3 चीजें इस ब्रिज, इन दोनों मसल्स के बीच में जो गैप होता है वहां पे आती हैं और इस स्पेस को बोलते हैं रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। और ये जो है शोल्डर का स्टैटिक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, वो अभी हम आगे देखेंगे भी। तो आज की वीडियो में हमने ये 2 चीजें देखी, ग्लिनोह्यूमरल कैप्सूल और दूसरा था रोटेटर इंटरवल कैप्सूल। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।